बिजली सिंह जैसे ही पीछे मुड़ता है, रानी मेघलता उसके पेट में खंजर घोंप उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। सूर्यगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और न्यायप्रियता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इस ख्याति का श्रेय राजा बिजली सिंह को जाता था। राजा बिजली सिंह के दिन राजकाज के कामों में बीतते थे। उनकी प्रजा उनके लिए देवता समान थी। सुबह होते ही मंत्री, सेनापति और प्रजा के प्रतिनिधि उनसे मिलने आते रहते थे। महाराज, गांव के किसान आपके न्याय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस वर्ष पानी न बरसने के कारण सूखा पड़ गया है। उनके मुद्दे सुनो और समाधान ढूंढो। उनकी समस्याएं मेरी प्राथमिकता हैं। जाओ और ढेर सारे कुएं और तालाब खुदवाओ और जरूरत पड़े तो हमारे महल का पानी भी उन्हें दे देना। महाराज, सीमाओं पर दुश्मन की हलचल बढ़ रही है। हमें सतर्क रहना होगा। हमारे दुश्मन देश का राजा बामन राव इस पर अंदर ही अंदर बहुत पहले से भी भयंकर षड्यंत्र रच रहा है। ठीक है, तुम हर दिशा में संदेश भेजो। हमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। सेना को सतर्क करें और हमारे राजदूतों को बात करने भेजें। युद्ध अंतिम उपाय होगा, चाहे जो भी हो जाए। महाराज, महाराज, जरा इधर आइए। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बाकी बातें कल होंगी। कहिए रानी मेघलता, आप मुझसे क्या कहना चाह रही थी? देखिए महाराज, आज मैंने आपके लिए आपका मनपसंद शाही कोफ्ते बनाया है। चलिए चलकर अपने अमृत उद्यान में खाते हैं। मुझे माफ करिए रानी मेघलता, मेरे पास आपके शाही कोफ्ते खाने का समय नहीं है। राज्य में सूखा पड़ा है। मैं जा रहा हूँ सूखा प्रभावित किसानों से भेंट करने। आप शाही कोफ्ते रख दीजिए, मैं रात को आकर खा लूंगा। क्या महाराज की नजरों में मेरी अहमियत उन भूखे नंगे किसानों से भी गई बीती है जो वो मुझे छोड़कर चले गए? ये महल, ये सोने चांदी की दीवारें, सब बेकार है अगर मेरे राजपति के पास समय ही नहीं। महारानी साहिबा, क्या आप महल के बगीचे अमृत उद्यान में चलेंगी? वहाँ आपको ताजगी महसूस होगी और आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। नहीं दासी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मेरे जीवन से सारी रोशनी छिन गई है और महाराज की व्यस्तता के कारण माँ बनने का सुख भी। इसी बीच सूर्यगढ़ में चतुरंग नामक एक रहस्यमय व्यापारी आया। अपनी बातों और बुद्धिमानी से उसने जल्द ही महल में अपनी जगह बना ली। महाराज, मैं दूर देश से आया हूँ। मेरे पास ऐसे रत्न और हथियार हैं जो सूर्यगढ़ को और खतरनाक और शक्तिशाली बना सकते हैं। तुम्हारी बातें दिलचस्प हैं व्यापारी, परंतु हमारे राज्य को तुम्हारी सच्चाई परखनी होगी। महाराज, सच्चाई मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप मुझ पर भरोसा करें, यह राज्य कभी निराश नहीं होगा। ठीक है, तो दिखाओ अपने रत्नों और हथियारों की ताकत। चतुरंग एक बहुमूल्य रत्न निकालकर उसमें आग लगा देता है। तभी चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। यह देखिए महाराज, इस जादुई रत्न की मदद से आप रणभूमि में इसके धुएं से कोहरे जैसा माहौल पैदा कर सकते हैं, जिससे दुश्मन देश के सैनिक आपको देख नहीं पाएंगे और आप उन पर आसानी से आक्रमण कर सकते हैं। अति उत्तम। और ये तुम्हारे हाथ में ढेर सारे मेंढक कैसे हैं? यह कोई साधारण मेंढक नहीं है महाराज, बल्कि विषधर मेंढक है। जैसे विषकन्या होती है ना, वैसे ही उसी तरह मैंने इन मेंढकों को बचपन से ही विष देकर विष मेंढक बनाया है। यह रणभूमि में शत्रुओं को खत्म करने में बहुत सहायक होंगे। चतुरंग ने धीरे धीरे दरबार में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। राजा की व्यस्तता और भरोसे ने उसे महल के हर कोने तक पहुंचने का अवसर दिया, यहाँ तक कि रानी मेघलता के दिल में भी। महारानी, क्या आपने कभी सोचा है कि राजा बिजली सिंह की व्यस्तता केवल एक बहाना है? शायद वह वास्तव में आपकी परवाह नहीं करते। नहीं तो भूतकाल में तो राजा बिजली सिंह से भी महान महान राजा हुए हैं, लेकिन वह सभी अपनी पत्नी
और परिवार को समय देते थे। ये सच नहीं हो सकता। वो अपने राज्य की भलाई के लिए समर्पित है, इसलिए मेरे लिए उनके पास वक्त नहीं है। और आप, क्या आप इस राज्य का हिस्सा नहीं हैं? क्या आपकी भावनाएं राज्य का हिस्सा नहीं हैं? मुझे नहीं पता, शायद तुम सही हो। अगर आप चाहें तो हम साथ मिलकर इस राज्य को और बेहतर बना सकते हैं। एक ऐसा राज्य जहां आप केवल रानी नहीं बल्कि असली शासिका हो और मैं आपका पति कम गुलाम। चतुरंग की चिकनी चुपड़ी बातें सुन रानी मेघलता उससे बहुत प्रभावित होती है और उससे सहमत हो उसके प्रेम में पड़कर जीने मरने की कस्में खा लेती है। आप जितनी सुंदर हैं उतनी ही समझदार भी हैं महारानी जी। ठीक है, तो अब इस व्यस्त राजा को इसकी व्यस्तता से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति देने का समय आ गया है। अब चतुरंग ने अपने षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए राजा के विश्वसनीय मंत्रियों और सेनापति को निशाना बनाना शुरू किया। रानी मेघलता ने भी उसकी योजनाओं में साथ देना शुरू कर दिया। एक दिन, वाह चतुरंग, तेरे इस विदेशी जाम का तो जवाब ही नहीं। वैसे तो मैं शराब आदि किसी भी व्यसन से हमेशा दूर रहता था, लेकिन तेरे इस जाम ने मुझे शराबी बना ही दिया। अब बिल्कुल सही कहा कूप सिंह। बस इसके साथ कुछ थोड़ा खाने को भी हो, जैसे कि चखना आदि, तो मजा ही आ जाए। नेकी और पूछ पूछ, मैं आप सभी के लिए चखने की व्यवस्था करता हूँ साथियों। जरा ठहरो। रानी साहिबा, जरा चखना लेकर आइए। जी अभी आई। ये लो सोरा और कूप, और जी भरकर शराब पियो। ये शराब चतुरंग ने खास तुम लोगों के लिए विदेश से लाई है। वाह वाह महारानी जी, शासिका हो तो बिल्कुल आपकी तरह, जो अपने मंत्री के बारे में इतना सोचती है। वरना महाराज तो हमें दिन भर कोलू के बैल की तरह प्रजा के बीच में घुमाते रहते हैं। राजा न्याय प्रिय है सोरा, हमें उनकी निष्ठा पर संदेह नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, वो बात तो ठीक है, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि उनकी व्यस्तता राज्य के अन्य हिस्सों पर भी भारी पड़ सकती है? किसान परेशान हैं और सीमाओं पर दुश्मन सक्रिय हो रही है। यह तो सच है, लेकिन दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जिसके राज में संपूर्ण प्रजा 100% सुखी हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई नेतृत्व करता तो शायद स्थिति बेहतर होती। सोचिए, महारानी मेघलता का शासन कैसा होता। सच कहूं तो महारानी का शासन स्वर्ग से भी सुंदर होता, जहां हमें रोज यह विदेशी जाम पीने को मिलते और महारानी स्वयं अपने हाथों से हमें चखना लाकर देती। रानी मेघलता, कृप सिंह और सोरा अब चतुरंग पर पूरी तरह विश्वास करने लगे थे। उन्होंने चतुरंग को महल के गुप्त स्थानों और राज्य की कमजोरियों के बारे में सब कुछ बता दिया। चतुरंग, हमें पता है राजा के पास एक गुप्त तहखाना है, वहाँ हथियारों और बारूद का भंडार है। अच्छा, कहाँ है वो गुप्त तहखाना? राजा के कमरे के नीचे, जिसकी चाबी हमेशा राजा के पास होती है और उसे कोई भी उनसे लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन मैं तो कर सकती हूँ ना चतुरंग, तुम चिंता मत करो। आज रात ही मैं राजा के पास से वो चाबी लेकर तुम्हें सौंप दूंगी। रात होते ही रानी मेघलता अपने बासी हो चुके पनीर कोफ्ते, जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, उसके पास बैठी थी। महाराज को तो राजकाज से ही फुर्सत नहीं। लगता है मेरे नसीब में सारा जीवन तन्हाई में ही गुजरना लिखा है। क्या हुआ रानी साहिबा, आप इतनी उदास क्यों हैं? ओह, मैं अब समझा। मुझे माफ कर दीजिए रानी साहिबा, उस दिन मैं इतना व्यस्त था कि मैं रात को आ ही नहीं सका। कोई बात नहीं, आपकी खुशी के लिए मैं यह पनीर कोफ्ते अभी खा लेता हूँ। नहीं महाराज, अब ये पनीर कोफ्ते बासी हो चुके हैं। मैं आपके लिए दूसरे पनीर कोफ्ते बनाकर लाई हूँ, आप उसे खाइए। रानी राजा को पनीर कोफ्ते से सजा के एक थाली परोसती है।
जिसे खाते ही राजा के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब आपका सारा हथियार और राजकोष मेरा और चतुरंग का हुआ महाराज। रानी राजा के कमर से दोनों चाबी निकालकर चतुरंग को दे देती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश होता है। यह हमारे सपनों का राज्य पाने की तरफ सबसे बड़ा कदम है रानी साहिबा। कोई भी राज्य शक्ति और धन पर ही आश्रित होता है। आज हमने राजा से वह दोनों छीन लिए। चतुरंग सारा राजकोष और तहखाने में रखा हथियार लूट कूप सिंह और सोरा राव की मदद से अपने ठिकाने में भेज देता है। वहीं दूसरी ओर अपनी चालाकी से प्रजा के बीच राजा बिजली सिंह के खिलाफ अफवाहें फैलाता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि राजा तुम्हारे कष्टों को अनदेखा कर रहे हैं? एक तरफ तुम्हारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, लेकिन फिर भी राजा ने अचानक से करों में बढ़ोतरी कर दी। वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा भाई। कल तक तो उनके मंत्रीगण और राजा खुद हमें दिलासा देकर गए थे, कह के गए थे कि वे हमसे कोई कर नहीं लेंगे, बल्कि हमारी उन्नति के लिए अनेकों योजनाएं चलाएंगे। न जाने उन्होंने अचानक से पलटी कैसे मार ली। जरा सोचो, अगर राजा वाकई न्यायप्रिय होते तो तुम्हारी समस्याएं इतनी बढ़ती क्या? मैं तो कहता हूँ कि इससे पहले वो करों में और वृद्धि करे, तुम सब मिलकर उनके खिलाफ विद्रोह कर दो। चतुरंग घूम घूम कर सारे प्रजावासी को भड़काता है, जिससे अत्यंत आक्रोशित होकर वो राजा बिजली सिंह के महल पर धावा बोल देते हैं। महाराज, महाराज, बाहर सारी प्रजा आपके खिलाफ नारे लगा रही है। आपने नया कानून लगाकर करों में जो वृद्धि की है उसके खिलाफ है सब। अरे मंत्रीवर, मेरा वश चलता तो मैं किसी के ऊपर कोई कर लगाता ही नहीं। वह क्या है कि किसी चोर ने हमारे सारे राजकोष और हथियार के खाने को खाली कर दिया है। अगर मैं करों में वृद्धि नहीं करूंगा तो राज्य की व्यवस्था बिना धन के कैसे चलेगी? मैं तो कहता हूँ महाराज, इससे पहले कि प्रजा का यह क्रोध दावानल बनकर भड़क पड़े, आप महारानी जी को लेकर कहीं दूर घने जंगलों में चले जाइए। तब तक मैं इस विद्रोह को शांत कराता हूँ। राजा रानी मेघलता के साथ एक घने जंगलों में चला जाता है, जहां दुश्मन देश के सैनिक उसे घेर लेते हैं और उनका राजा बामन राव हंसते हुए बोलता है। आखिरकार शेर चलकर आ ही गया खुद शिकारी की जाल में। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बिजली सिंह। अब उस दिन का बराबर हिसाब होगा, सूद समेत। जब तुमने मुझे शेर कह ही दिया है तो तुम्हें इतना तो पता होगा ना बामन राव कि शेर किसी गीदड़ से नहीं डरता। सेनापति कूप सिंह, दिखाओ अपना रण कौशल और पिछली बार की तरह इस बार भी बामन राव को धूल चटा दो। तभी कूप सिंह जोश से दौड़ते हुए आता है और बामन सिंह की जगह राजा बिजली सिंह पर प्रहार कर उसे पीछे धकेल देता है। मुझे नहीं मूर्ख, इस बामन राव को मारो। मूर्ख तो मैं पहले था बिजली सिंह, जो तेरे कहने पर रूखी सूखी तनख्वाह पर सीमा पर मरने मारने को तैयार हो जाता था। लेकिन अब मेरे पास दिमाग आ गया है। अब मुझे अच्छे से पता है कि किसे मारना है और किसे नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कूप सिंह। खैर सोरा राव, जाओ तुम इस बामन राव को मौत के घाट उतार दो। तभी सोरा राव भी जोश से दौड़ते हुए आता है और बिजली सिंह के गाल पर एक तमाचा मारता है। सोरा राव, तुम भी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। घर के भेदी। हम घर के भेदी नहीं है रे बाबा, बाहर के हैं। घर के भेदी तो तेरे पीछे खड़ी है, एक नजर उधर तो डाल। बिजली सिंह जैसे ही पीछे मुड़ता है, रानी मेघलता उसके पेट में खंजर घोंप उसे बुरी तरह से घायल कर देती है और उसका सारा शरीर लहूलुहान हो जाता है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रानी साहिबा? मैं आपसे इतना प्रेम करता था, फिर भी। प्रेम एक पौधा है महाराज,
जिसे अगर माली रोज खाद पानी ना दे तो वो मुरझा जाती है या फिर दूसरे माली को चुन लेती है। मैंने भी दूसरे माली को चुन लिया है, अब आप आराम से मर सकते हैं। और वह माली मैं हूँ महाराज। अब तो आप मान गए ना। मैं यानी राजा बामन राव का विश्वस्त सेवक कितना बुद्धिमान हूँ। यह सब मैंने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर किया। अब यह राज्य मेरा है। राजा बिजली सिंह को बंदी बना लिया गया और रानी मेघलता को सूर्यगढ़ राज्य की नई शासिका घोषित किया गया। चतुरंग, अब हमारे सपनों का राज्य शुरू होगा। अब हम अपना आधा समय प्रजा की भलाई में और आधा समय एक दूसरे के साथ बिताएंगे। बिल्कुल रानी साहिबा, आपका हुक्म सराखों पर। अब यह राज्य केवल हमारा है। चतुरंग अब राज्य का एकमात्र शासक बन चुका था। उसने रानी मेघलता को धीरे धीरे दरकिनार करना शुरू कर दिया। उसके असली इरादे अब स्पष्ट हो रहे थे। एक दिन, एक बात कहूँ महाराज, कुछ भी हो, सगाई हमेशा लुगाई को भली भांति देख कर ही करनी चाहिए, क्योंकि केवल सफल आदमी के पीछे ही नहीं बल्कि राजा बिजली सिंह जैसे असफल आदमी के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। वह तो है चतुरंग। इस बिजली सिंह जैसे पराक्रमी व्यक्ति को मात देना बिना उसकी धोखेबाज पत्नी मेघलता के संभव नहीं होता। इसलिए तो मैंने तुझे इस काम के लिए भेजा था। वैसे अगर तेरा मन उससे भर गया हो तो कुछ दिन के लिए उसे मेरे पास भेज दे। नेकी और पूछ पूछ अभी उससे बोलता हूँ। वैसे भी उस बिजली सिंह को सबक सिखाने के चक्कर में आपने महीनों से स्त्री सुख नहीं भोगा होगा, मैं जानता हूँ। नशे में धुत चतुरंग रानी मेघलता को बामन राव के साथ जाने को बोलता है, जिसे सुन रानी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मैं कोई वस्तु या खिलौना नहीं हूँ चतुरंग। अपने मालिक से बोलो यहाँ से तुरंत दफा हो जाए। ये राज्य मेरा है। मैं अपने राज्य में किसी दुश्मन देश के राजा को ज्यादा देर ठहरने नहीं दे सकती। किसी प्रजावासी ने देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ज्यादा सती सावित्री मत बन। तो कितनी आदर्शवादी है वह मैं सब जानता हूँ। चुपचाप मेरे महाराज के साथ उनके महल में जाकर उनका शारीरिक मनोरंजन कर, नहीं तो जैसे बिजली सिंह को ठिकाने लगाया वैसे ही तुझे भी लगा दूंगा, समझी। चतुरंग की बातें सुन रानी मेघलता का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि वो बामन राव और चतुरंग के लिए सत्ता प्राप्त करने का एक मोहरा मात्र थी। ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी ही खुशियों के लिए उस व्यक्ति को धोखा दिया जिसने मुझे समय भले ही ना दिया हो लेकिन सम्मान भरपूर दिया। मुझे राजा बिजली सिंह की मदद करनी होगी। ये राज्य चतुरंग जैसे दुष्ट के हाथों में नहीं रहना चाहिए। दूसरी ओर राजा बिजली सिंह अंधेरी काल कोठरी में बंदी थे। राज्य से उनकी वफादारी अभी भी अडिग थी। यह चतुरंग और बामन का खेल लंबे समय तक नहीं चल सकता। सत्य की हमेशा जीत होती है। मुझे अपनी प्रजा और अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। तभी एक दिन कालकोठरी में उन्हें उनके पुराने विश्वास पात्र दासी सुरेखा का संदेश मिला, जो भेष बदल कर आई थी। महाराज, मैं और रानी मेघलता जो पछतावे की आग में जल रहे हैं, हम दोनों आपके लिए प्राण देने को तैयार हैं। हम चतुरंग और बामन के खिलाफ एक विद्रोह की योजना बना रहे हैं। हमें आपके आदेश की आवश्यकता है। मेरा आदेश है कि हम अपने राज्य को बचाने के लिए यह विद्रोह करें, लेकिन इस बार कौन अपना है और कौन पराया, यह गुप्तचरों के माध्यम से अच्छे से जान लेना ठीक है दासी। यह युद्ध प्रजा की भलाई के लिए होगा, न कि केवल सत्ता के लिए। राजा ने अपनी बंदी गृह से ही रणनीति बनानी शुरू कर दी। रानी मेघलता और दासी सुरेखा ने महल के अंदर और बाहर के वफादारों को चुपचाप संगठित करना शुरू किया और रानी मेघलता भी बामन राव के साथ जाने को तैयार हो गई। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने। इतना तुम भी समझ लो कि मैं या तुम
इस राज्य के सिर्फ नाम के राजा रानी हैं। हमारे असली मालिक महाराज वामन राव ही हैं, जिनकी वजह से हमें ये राजपाट प्राप्त हुआ है। रानी मेघलता चुपके से शराब में जहर मिलाकर बामन राव को पिला देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और वो उससे चाबी ले बिजली सिंह को बंदी गृह से आजाद कर देती है। अब तो आपको भरोसा हो गया ना महाराज कि सचमुच मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। आपका चाहे कितना भी हृदय परिवर्तन हो गया हो रानी साहिबा, एक बार विश्वास का धागा जो टूट जाता है वह जुड़ने पर भी रह रहकर पुराने घावों को कुरेदता रहता है। राजा बिजली सिंह सही मौका देख आक्रमण कर देता है। राजमहल में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। दासी सुरेखा और रानी मेघलता ने महल पर हमला कर दिया। चतुरंग, जो अपनी ताकत और चतुराई पर घमंड करता था, इस अचानक विद्रोह के लिए तैयार नहीं था। दुष्ट मेघलता, मुझे पहले से ही पता था, आज नहीं तो कल तुम मुझे धोखा जरूर दोगी। तुम्हारे जैसी प्रिय चरित्र स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। तुम किसी की सगी नहीं हो। चतुरंग, ये राज्य तुम्हारी झूठ और छल के लिए नहीं है। ये सूर्यगढ़ की प्रजा का है और राजा बिजली सिंह ही इसके असली हकदार है और मैं उन्हें वापस से राजा बनाकर ही रहूंगी। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः राजा बिजली सिंह ने अपनी वीरता और रानी मेघलता की रणनीति के बल पर चतुरंग को पराजित किया। चतुरंग को प्रजा के सामने प्रस्तुत किया गया, जहां उसके सारे अपराधों का खुलासा हुआ। जल्लादों, इस धोखेबाज और देशद्रोही को सारी प्रजा के सामने सूली पर लटका दो, ताकि आगे से कोई भी फूट डालकर शासन करने का स्वप्न ना देख सके, और सेनापति कूप सिंह और मंत्री सोरा राव को जेल में डाल दो। मैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूँ। महाराज, मैं अपनी भूल के लिए शर्मिंदा हूँ। आपने सबको तो सजा सुना दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा, जबकि मैंने ही स्वार्थ में गलत निर्णय लिया और इस राज्य को संकट में डाल दिया। रानी साहिबा, आपके पछतावे से यह भी स्पष्ट है कि आपने अपनी गलती समझ ली है। लेकिन मैं इस राज्य को छोड़ना चाहती हूँ महाराज। मुझे सवै को निर्वासित करने की अनुमति दे, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भले ही मुझ पर ऊपरी मन से स्वीकार कर ले, लेकिन मुझ जैसे प्रिय चरित्र औरत के ऊपर कभी भी मन से विश्वास नहीं कर पाएंगे। रानी मेघलता ने महल छोड़ दिया और अपनी शेष जिंदगी प्रायश्चित और सेवा में बिताने का संकल्प लिया। वहीं दूसरी ओर राजा बिजली सिंह ने सूर्यगढ़ की गद्दी पर दोबारा बैठकर राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की।